आज हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी का एक नया चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिशन में पूछे जा चुके हैं। बातें समझने की कम है और रटने की ज़्यादा है, तो इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे ताकि सुनते में ही आपको अच्छी खासी बातें याद हो जाएं और जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपके हर एक चीज़ जहन में महफूज हो जाए कि इस चैप्टर से ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, शुरुआत में एनसीईआरटी बताया गया है कि प्लांट के अंदर 60 से भी ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होते हैं और इन मोर देन 60 एलिमेंट्स में से 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। तो यहाँ से फिर दो सवाल बनते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है मोर देन 60, एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कंपटीशन में कई बार कि कितने एलिमेंट्स प्लांट के लिए एसेंशियल, आपको आंसर लगाना है 17। अगर क्वेश्चन काफ़ी पुराना हुआ तो हो सकता है वहाँ ऑप्शन में 17 ना हो, 16 दे रखा हो, क्योंकि पहले ज़माने में निकल को कंसीडर नहीं किया जाता एसेंशियल एलिमेंट, इसलिए फिर उस ज़माने में 16 आंसर हुआ करता है। लेकिन अब एनसीईआरटी में निकल आ गया है तो अब आंसर हो जाएगा आपका 70। ठीक है, अब कैसे कहा जा सकता है कि ये एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है, ये एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है, इसका क्राइटेरिया डिसाइड किया अर्नन ने। तो फिर अर्नन ने ये बताया कि उस एलिमेंट को प्लांट के लिए एसेंशियल बोला जाएगा जो कि बहुत ज़रूरी हो, विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। एब्सोल्युटली नेसेसरी की जगह पुराने पेपर में इंडिस्पेंसिबल लफ्ज़ भी यूज़ किया गया है। दूसरा क्राइटेरिया अर्नन ने बताया कि उस एलिमेंट को प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी बोला जाएगा जो कि स्पेसिफिक हो और इररिप्लेसेबल हो, यानी कि वही एलिमेंट चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं तो उसकी जगह कोई दूसरा काम कर जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया अर्नन ने बताया कि वो एलिमेंट प्लांट के लिए ज़रूरी है विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो यहाँ से 2-3 बेहतरीन सवाल हमारे तैयार होते हैं। पहला सवाल तो कॉम्पिटिशन यही पूछा जाता है कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए किसने बताया था, तो आप आंसर लाएंगे अर्नन। कौन कौन से क्राइटेरिया थे, इस पर सवाल आ जाता है, आप बताएंगे। पहला कि क्राइटेरिया था कि एलिमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी और इंडिस्पेंसिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, यानी कि अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तो ना तो प्लांट के अंदर प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी, यानी वो अपनी लाइफ साइकिल भी सही से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और ना उसके सीड बन पाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने बताया था कि वो एलिमेंट बहुत ज़रूरी है जो कि स्पेसिफिक इररिप्लेसेबल हो, तो ये सवाल बन गया। तीसरा विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में इन 17 एलिमेंट्स की। ये जो 17 एलिमेंट्स है जिनको कि एसेंशियल एलिमेंट्स बोला जाता है, इनको भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, या मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट को ट्रेस एलिमेंट्स भी बोल दिया जाता है। ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो इस बिहाफ में बनाया गया, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मेजर एलिमेंट, और जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर माइनर एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट। तो एनसीईआरटी में इसको इस तरीके से कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, और पुराने पेपर में कहा गया है कि उन न्यूट्रिएंट्स, उन एलिमेंट्स की ज़रूरत के मुताबिक कि कौन सा ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आपको नाम याद होने चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एनसीईआरटी में नाम दे रहेंगे CHO, NPK, MgS, C, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाम दे रहेंगे आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन और निकल। और एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मेजर एलिमेंट्स उन्हें बोला जाता है जो कि 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा चाहिए होते हैं, और माइक्रो उन्हें बोला गया है जो कि 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से कम चाहिए होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, मोर देन 10 मिलीमोल, 10 या 10 से ज़्यादा, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, प्लांट का ड्राई मैटर, और माइक्रो ने बोला जाता है जो कि लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से कम चाहिए। पुराने पेपर में इस लेस देन 10 मिलीमोल को 8 मिलीमोल से भी पूछे गए। ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैक्रो वाले एसेंशियल में भी मैक्रो वाले ज़्यादा ज़रूरी है, माइक्रो वाले कम ज़रूरी है, दोनों ही बराबर ज़रूरी है। 17 एलिमेंट्स ही 17 एलिमेंट एसेंशियल है। जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो हो जाएगा मैक्रो, और जो कम अमाउंट में चाहिए वो हो जाएगा माइक्रो। बिल्कुल आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कि अगर चाय बनाई जाती है तो उसमें पत्ती थोड़ी इस्तेमाल होती है, चीनी थोड़ी इस्तेमाल, दूध ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गैस भी इस्तेमाल होती है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि पत्ती कम ज़रूरत है और शक्कर जो है लेस एसेंशियल है, तभी चाय तैयार हो पाई जब सबकी सब चीज़ बराबर अमाउंट में, जिसकी जितनी ज़रूरत है उतनी मौजूद। तो इसीलिए इन एलिमेंट्स का ही मामला ये है कि इनकी वो कम से कम रिक्वायरमेंट जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी है, वो कम से कम जो उनका अमाउंट है वो उनका क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाता है। अगर उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से एसेंशियल एलिमेंट कम होंगे तो प्लांट की ग्रोथ मुतासिर हो जाती है। ठीक है।
आगे एनसीईआरटी में फिर ये बात भी लिखी गई है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जनरली प्लांट के अंदर एज अ कोफैक्टर एंजाइम्स के अंदर मौजूद होते हैं। पुराने पेपर में ये सवाल पूछा भी गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कि हायर प्लांट्स के पास अगर मौजूद हो तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद मौजूद रहते हैं, उनको बेनिफिशियल एलिमेंट्स बोला जाता है। उनमें आपको 4 नाम याद रखें, नासी, कोसी, ये 4 एलिमेंट बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी अगर ये प्लांट्स के पास होंगे, हायर प्लांट्स को उनकी जरूरत है तो वो ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। मैंने जितना कहा मैं लिख कर दिखाता हूं। तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पहली बात आपको याद रखनी है कि प्लांट बॉडी के अंदर, किसी भी एक प्लांट के अंदर मोर देन 60 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन इन मोर देन 60 एलिमेंट्स में से 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें बोला जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? एसेंशियल एलिमेंट्स। अब ये कैसे डिसाइड किया गया है कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है? तो क्राइटेरिया फॉर essentiality of plant nutrients, ये एलिमेंट दिया था अर्नॉल्ड ने। ये सवाल भी कंपटीशन में आ चुका है। इन्होंने ये बताया कि उस एलिमेंट को प्लांट के लिए एसेंशियल माना जाएगा जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी, विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि इंडिस्पेंसिबल हो। कंपटीशन ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। फॉर ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, एब्सोल्युटली नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल, इस लफ्ज़ पर सवाल आ चुका है। तो अगर ये एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा ठीक से, और ना भी वो सही से सीड बना पाएगा। दूसरा बताया कि वो एलिमेंट स्पेसिफिक होगा एंड नॉट रिप्लेसेबल। एनसीईआरटी इंग्लिश बोला नॉट रिप्लेसेबल, यानी कि स्पेसिफिक हो, इररिप्लेसेबल होगा, उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट नहीं ले पाएगा। अगर ज़रूरत है तो वही चाहिए, कोई दूसरा उसकी जगह काम नहीं कर पाएगा। तीसरा, इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, प्लांट मेटाबॉलिज्म में इसकी ज़रूरत होगी। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये तमाम बातें कॉम्पिटिशन में पूछी गई हैं। अब आगे फिर एनसीईआरटी ने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, यानी प्लांट को इन न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स इन 17 एलिमेंट्स को, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर इन्हें बोला जाता है मेजर एलिमेंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर इन्हें बोला जाता है माइनर एलिमेंट्स या फिर ट्रेस एलिमेंट। ये तमाम सवाल कंपटीशन में आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको नाम ही याद करना है। वैसे डेफिनेशन हम कह सकते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो कहलाते हैं मेजर, और जो कम अमाउंट में चाहिए वो कहलाते हैं माइनर या माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाम है CHO, NPK, Mg, SC, ये सब के सब मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। माइक्रो आपको याद करना है आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन और निकल। तो इसका मतलब ये हो 3, 3, 6, 3, 9। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो 9 है, माइक्रो हुए 3, 3, 6, 7, 8, ये हो गए 8, टोटल हो गए फिर 17। आगे एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि इनके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं जो कहलाते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। एसेंशियल तो नहीं है लेकिन अगर हो तो फ़ायदा पहुंचाते हैं। उनमें आपको नाम याद रखना, नासी, कोसी, सोडियम, सिलिकॉन,
कोबाल्ट और सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उन्हें बोला जाता है जिनकी ज़रूरत होती है तकरीबन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। इतनी या इससे ज़्यादा 10 मिलीमोल या उससे ज़्यादा का ज़रूरत है तो। और माइक्रो बोला जाता है जिनकी ज़रूरत है लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। पुराने पेपर में इस लेस देन 10 को और क्लियर किया गया है, वहाँ पर ऑप्शन दे रखा था 8 मिलीमोल। तो लेस देन 10 में आपको आंसर याद होना चाहिए 8 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। पुराने पेपर में सवाल यही पूछा गया है जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये जनरली काम करते हैं एज अ कोफैक्टर इन एंजाइम्स, कोफैक्टर इन एंजाइम। इतनी बात याद रहेगी। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स को भी फर्दर कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ को कहा जाता है दे आर द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने उनको सुना भी है, और इसलिए क्योंकि कंपोनेंट है बायोमोलिक्यूल को, इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा कुछ को बोला जाता है कि एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स के कंपोनेंट हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में और फॉस्फोरस ATP के अंदर। कुछ को कहा जाता है कि एक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ एंजाइम्स के रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि एग्जाम्पल में सारी एक्टिवेशन वाली दे रखी हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ज़रूरी है रोबेस्को और PP कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा जिंक ज़रूरी है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए, और इसके अलावा मोलिब्डेनम ज़रूरी है नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए। फिर उन्होंने बताया कि एक और ग्रुप है एलिमेंट का जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं सेल में। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो मैंने आपसे ये कहा कि एनसीईआरटी में आगे ये दे रखा है कि इन 17 एलिमेंट्स को फर्दर कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं न्यूट्रिएंट, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स ही बोला जाता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। इनमें आपको नाम याद रखने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बायोमोलिक्यूल में आपने सुना भी। इसके अलावा दूसरे हैं कुछ एलिमेंट जिन्हें बोला जाता है दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, और इसके अलावा फॉस्फोरस इन ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं फॉर द एक्टिवेशन या फिर इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। हालांकि एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं सारी एक्टिवेशन वाली दे रखी हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मैग्नीशियम ज़रूरी है फॉर द एक्टिविटी ऑफ रोबेस्को एंड PP कार्बोक्सिलेज। इसके अलावा जिंक ज़रूरी है फॉर द एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। और इसके अलावा मोलिब्डेनम ज़रूरी है फॉर द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेज। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एलिमेंट हैं जो कि ज़रूरी हैं फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में इसको डिटेल में समझेंगे भी। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल में उस बात को समझाते बताया, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम ज़रूरी होता है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम ज़रूरी होता है फॉर ओपनिंग एंड
क्लोजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आगे फिर एनसीईआरटी में ये बताया गया कि ये जितने भी 17 एलिमेंट्स हैं इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, इतना अमाउंट तो चाहिए। अगर उससे कम हो जाता है तो फिर प्लांट्स के अंदर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। वो कम से कम अमाउंट जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट का प्लांट को चाहिए, अदरवाइज की ग्रोथ मुतासिर हो सकती है, वो कहलाती है उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से भी कम अमाउंट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलेगा तो प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नज़र आने लगेंगे, उसके लीव्स पीली पड़ने लगेंगे, टिश्यू की डेथ होने लगेगी, लीफ फॉल होने लगेगा, फ्रूट्स में आपको बदलाव देखने मिलेगा, अंदर से कत्थई होने लगेगा, बाहर से चेंजेस आने लगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलने लगे। और ये कंटिन्यू रहा, जो डेफिशिएंसी है या जो एलिमेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर हो सकता है प्लांट की डेथ भी हो जाए। बायोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि जो डेफिशिएंट मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, अगर वो प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर डेफिशिएंसी सिम्टम भी डिसअपियर हो जाते हैं। आगे फिर एनसीईआरटी ये बताया गया है कि एक खास बात यह है कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो किस जगह अपेयर होंगे, ये डिपेंड करता है एलिमेंट की मोबिलिटी पर। यानी कि इन 17 एलिमेंट्स में कुछ ऐसे हैं जो कि मोबाइल है और कुछ ऐसे हैं जो कि इमोबाइल है। पहले आप बात समझिए कि मोबाइल एलिमेंट कौन से। मोबाइल एलिमेंट्स में आपको 3 नाम याद होने चाहिए। नमक से आप याद कर सकते हैं, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस याद रख लें तो और बेहतर है। एनसीईआरटी में ये 3 नाम दे रखे हैं NMG के। और नॉन मोबाइल एलिमेंट्स में एनसीईआरटी में 2 नाम दे रखे हैं, कैल्शियम और सल्फर। आप पूरे नाम याद कर सकते हैं सवाल लगाने के लिए, काकूफेप्स। अगर आप इतने याद कर लें तो फिर आप पुराने पेपर के सवाल भी लगा सकते हैं। अगर मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो होगा क्या? देखो सपोज कोई एक पेड़ बड़ा हो रहा है, जाहिर सी बात है थोड़े थोड़े टाइम के बाद लीव्स निकल रही होंगी। अब सपोज नाइट्रोजन की कमी हो जाए, तो जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो जो नई लीव्स निकल रही होंगी छोटी छोटी, नाइट्रोजन मिलेगी नहीं। अब नाइट्रोजन क्योंकि मोबाइल एलिमेंट है, नए लीव्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी हुई तो पुरानी लीव्स से नाइट्रोजन मूव करके नई लीव्स के पास पहुंचने लगेगा। अब पुरानी लीव्स के बाद फिर नाइट्रोजन कम होने लगेगा, तो डेफिशिएंसी सिम्टम पहले अपेयर होगा पुरानी लीव्स में, क्योंकि मोबाइल एलिमेंट है वो तो नए वाले के बाद मूव करके, क्योंकि नए को नहीं मिल पा रहा था जमीन में से। इसलिए अगर मोबाइल एलिमेंट की कमी होगी, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर लीव्स, पुरानी में, क्योंकि नए के पास तो वो मूव कर जाएंगे पुरानी लीव, ओल्डर लीव्स में हो। अगर नॉन मोबाइल एलिमेंट, पेड़ बड़ा हो रहा है, नई लीव्स को नहीं मिल पा रहा है एलिमेंट, पुरानी वाली से मूव ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो नॉन मोबाइल है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम फिर आपको नई लीव्स में नजर आएगा, क्योंकि नई को मिल ही नहीं पा रहा, मोबाइल है नहीं जो दूसरे पार्ट से आ जाए। तो अगर नॉन मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, काकूफेप्स में किसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट appear in younger leaves या younger tissues। क्या ये वाली बात याद रहेगी? ये याद रखना जरूरी, काफी सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। अब किस एलिमेंट की कमी से प्लांट के अंदर क्या कमी होती है, कौन सा मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी या नेक्रोसिस होगी, लीफ फॉल होगा, कैसे पता चला? तो इसके बारे में बायोलॉजिस्ट को पता लगा हाइड्रोपोनिक्स के जरिए। हाइड्रोपोनिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जूलियस वॉन सैक ने। ये वही जूलियस वॉन सैक है जिनके बारे में आपने फोटोसिंथेसिस में हिस्ट्री में सुना था कि प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और इसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन्होंने सॉइल लेस कल्टीवेशन करके दिखाया प्लांट्स का, सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, जैसे कि इन्होंने सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस, टोमेटो, इनका कल्टीवेशन करके दिखाया। इन्होंने क्या किया कि एक फ्लावर पॉट लिया, उसके अंदर मिट्टी निकाल दी, उसमें इन्होंने कॉटन के ज़रिए प्लांट को रोका,
और फिर उसके अंदर एक फनल लगा दिया बाहर से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए। इसके अलावा इसमें एक एरेटिंग ट्यूब लगा दी जिसके ज़रिए एयर प्रॉपर पहुंचती रहे बाहर से। फिर इन्होंने किया जाए 17 एलिमेंट ज़रूरी है, तो 16 दिए, कोई एक रोक लिया। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ना देने की वजह से, उसकी डेफिनेशन की वजह से प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस हुए। तो फिर यहाँ से समझ में आया कि अगर ये एलिमेंट कम हो जाएगा तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ये एलिमेंट की कमी हो जाएगी तो ये चेंजेस होंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है ये समझने में कि इस पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट की कमी की वजह से प्लांट में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में किसने बताया? सॉइललेस कल्टीवेशन जो प्लांट का किया जाता है कि पानी में प्लांट को उगा दिया, मतलब सॉइल तो ज़रूरी है ही नहीं। सॉइल ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि मिनरल न्यूट्रिएंट अगर आप डायरेक्ट प्रोवाइड कर दो पानी के जरिए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। एक और ख़ास बात ये कि जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी 17 में से इन 3 को छोड़ के बाकी सारे मिट्टी से ही मिलते हैं नॉर्मली, तो उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एयर और वाटर से मिल जाते हैं, जबकि आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस पढ़कर आए हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन तो ग्लूकोज को पहुँच मिल जाता है ना। और ये जो वाटर है इसका हाइड्रोजन है ना, आपने पढ़ा भी फोटोसिंथेसिस में कि वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर। तो इसका मतलब ये जो बोला जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे सॉइल से मिलते हैं, इसमें भी आपको ये भी पता है फोटोसिंथेसिस से हाइड्रोजन मिलता है वाटर से और कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना। तो ये जो 1860 में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जूलियस वॉन सेक ने, सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, इसके ज़रिए पता चल गया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी से प्लांट के अंदर क्या बदलाव, क्या डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर होते हैं।